हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का कल 17 मार्च 2025 को सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय का एग्जाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सोशल साइंस के सभी 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा और इस वीडियो से आपका कम समय के अंदर सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का क्विक रिवीजन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती सिंधु सभ्यता की नगर योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। तो पहली है इसके अंदर, सभ्यता के नगरों में पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 टीले मिलते थे, यानी कि इस सभ्यता के अंदर पूर्व में और पश्चिम में 2 टीले मिलते थे। पूर्व टीले पर यानी कि पूर्व के टीले पर आवास क्षेत्र, यानी कि जो पूर्व की दिशा में जो टीला था उस पर आवासीय क्षेत्र थे यानी कि लोग रहते थे, तथा पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित थे और पश्चिमी टीले के ऊपर दुर्ग यानी कि शहर की सुरक्षा के लिए मीनारें बनाई गई थी। यह नगर मजबूत रक्षा प्राचीर से युक्त थे और इसमें बुर्ज यानी कि मीनार बनी हुई थी। इस सभ्यता में मुख्य सड़कें नगर को 5-6 खंडों में विभाजित करती थी, यानी कि इस सभ्यता की जो मुख्य सड़कें थीं वो शहर को यानी कि नगर को 5 से 6 खंडों में विभाजित यानी कि बांटती थी, बंटवारा करती थी। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कें 9.15 मीटर, यानी कि जो मोहनजोदड़ो शहर था इस सभ्यता का यानी कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का, इसकी जो मुख्य सड़कें थी वो 9.15 मीटर चौड़ी होती थी और जो गलियां थी वो 3 मीटर चौड़ी होती थी। सड़कें कच्ची थी। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाते थे, यानी कि साफ सफाई के ऊपर विशेष ध्यान था। कूड़े कचरे के लिए सड़कों के किनारे पर कूड़ेदान रखे जाते थे। घरों की नालियां सड़क के किनारे बड़े नालों में गिरती थी, यानी कि जो घरों की नालियों का जो पानी था वो किनारे पर जो बड़े नाले थे उसमें गिरते थे। फिर नालों के द्वारा पानी को शहर से बाहर कर दिया जाता था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन होता है इसको नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो पहला कदम है, ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं, यानी कि जो ढाल वाली भूमि है क्योंकि पहाड़ों पर वहाँ पर ढलान होती है तो इसलिए सोपान बनाए जाते हैं। सोपान बनाकर जो है खेती की जाती है। समोच्च रेखीय जुताई से भी मृदा अपरदन को रोकने में मदद होती है। उसके बाद ढालों पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया, यानी कि जो ढलान है ढलान के ऊपर पेड़ लगाकर भी जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। उसके बाद है, सत्ता की साझेदारी क्या है। आंसर देखें, सत्ता की साझेदारी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के सभी वर्गों को निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा सकता है। यानी कि सत्ता की साझेदारी का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी लोगों को जो है निर्णय और निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें भागीदार यानी कि हिस्सेदार बनाया जाता है, ताकि कोई भी वर्ग यह महसूस ना करे कि उनकी अवहेलना यानी कि उनकी अनदेखी की गई है। सत्ता की साझेदारी ही वास्तविक लोकतंत्र का मूल मंत्र है। उसके बाद, माया सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आंसर देखें, माया सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन करते थे। वे गेहूं, जौ, चना आदि फसल उगाते थे तथा गाय और बकरी पालते थे। दूसरा पॉइंट, इस सभ्यता के लोग नाव, सूती वस्त्र और तांबे की घंटियां, तलवार व आभूषण भी बनाते थे। किसानों व साधारण लोगों के घर कच्चे होते थे जिन्हें ना कहा जाता था और मायावासियों ने चौड़ी सड़कें बनवाई थी। इन सड़कों को स्केब या स्केबोब कहते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का वर्णन करें। तो उत्तर है 4 आर्य सत्य हैं। पहला है, दुख संसार में जन्म मरण संयोग वियोग लाभ हानि सभी दुख ही दुख है। उसके बाद दूसरा है, दुख का कारण सभी प्रकार के दुखों का कारण तृष्णा या फिर वासना है। उसके बाद तीसरा है, दुख निरोध, तृष्णा का अंत करने से दुखों से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। और उसके बाद दुख निरोध मार्ग यानी कि दुखों पर विजय प्राप्त करने के लिए अष्ट मार्ग पर चलना चाहिए।
उसके बाद छठा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या योगदान है? आंसर देखें। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। यानी कि दूसरा विश्व युद्ध था, उसके समाप्त होने के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था। भारत ने हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित शांति सेनाओं में अपने सैनिक भेजकर सक्रिय भूमिका निभाई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। तो आंसर देखिए, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पतन के कारण निम्नलिखित है। पहला है प्रशासनिक शिथिलता, बस्ती का आकार सीमित होने के कारण और स्वच्छता में कमी के कारण यह सभ्यता समाप्त हो गई। तो पहला कारण बताया गया है कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई थी, यानी कि विकास नहीं हुआ। बस्ती का जो आकार था वो सीमित था, लिमिटेड था, और इसी कारण से जो है स्वच्छता यानी कि सफाई में कमी हुई और जिसके कारण सभ्यता समाप्त हुई। जलवायु परिवर्तन, वर्षा कम होने के कारण तथा सरस्वती नदी का पानी सूखने की वजह से इस सभ्यता का जो है पतन हुआ। तीसरा कारण है बाढ़। मोहनजोदड़ो, लोथल और भगतराव के उत्खनन में बाढ़ के साक्ष्य यानी कि सबूत मिले कि बाढ़ आई थी। तो इससे भी जो है इस सभ्यता का पतन, मतलब ये भी जो है इस सभ्यता के पतन का एक कारण हो सकता है। उसके बाद है महामारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 मानव कंकाल के अध्ययन से पता चला है कि इनमें से 31 की मौत मलेरिया से हुई थी। यानी कि मोहनजोदड़ो में जो 42 मानव कंकाल मिले थे, उसके अध्ययन से ये पता चला कि 42 में से 41 लोग जो हैं मलेरिया की वजह से मरे थे। यानी कि ये महामारी थी उस समय पर। यह भी सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है। उसके बाद है धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, धात्विक खनिज पहले, जिन खनिजों में खनिजों से धातुएं प्राप्त होती है वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। इन्हें पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। इनको किसी भी रूप में जैसे तार या फिर चादर आदि में ढाला जा सकता है। यानी कि इनसे जो है तार या चादर बनाई जा सकती हैं। तांबा, लोहा, मैग्नीज, सोना आदि धात्विक खनिज है। उसके बाद है अधात्विक खनिज। इन खनिजों में धातुएं नहीं पाई जाती। इनका उपयोग केवल एक बार हो सकता है। इनको पिघलाया या अलग अलग रूपों में ढाला नहीं जा सकता है। और अभ्रक, ग्रेफाइट, संगमरमर, जिप्सम इस प्रकार के खनिज हैं। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किन स्थलों पर किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा में, लोथल में, बनवाली और धोलावीरा में जो है किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? आंसर देखें। प्रत्येक समाज में लोगों के जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभेद होना स्वाभाविक है। इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदायों से संबंधित हो जाते हैं, तो उसे सामाजिक विभाजन कहा जाता है। भारत में जाति के आधार पर स्वर्ण, दलित, पिछड़ी जातियों के समुदाय सामाजिक विभाजन के उदाहरण हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? आंसर देखिए, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी कि जब केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर जो स्थानीय सरकारें हैं उनको दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में शक्तियों का उच्च स्तर से निम्न स्तर में विभाजन किया जाना विकेंद्रीकरण कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पारदर्शिता लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, विश्लेषण कीजिए। आंसर देखें। पारदर्शिता को सुशासन के मूल सिद्धांत के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। पारदर्शिता का अर्थ है जानकारी साझा करना और खुले तरीके से कार्य करना। पारदर्शिता को बढ़ावा देने में सूचना तक निःशुल्क पहुंच एक प्रमुख तत्व है। उसके बाद है, भारत में किन्हीं दो खाद्य फसलों के नाम उनके उत्पादक राज्यों के साथ लिखिए। तो पहले है चावल। चावल जो है पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा और तमिलनाडु में सबसे अधिक होता है। और उसके बाद गेहूँ जो है पंजाब में, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है, उदाहरण दीजिए। आंसर देखें, किसी क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग पौधों और जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं, जैसे कि कीट है, जानवर है, पक्षी आदि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के कोई 3 प्रभाव बताइए। आंसर देखें अब। वैश्वीकरण का प्रमुख प्रभाव यह हुआ है कि बहुत से किसान अब वाणिज्यिक यानी कि व्यापारी फसलों की खेती करने लगे हैं। दूसरा है ढांचागत सुधार, यानी कि जो कृषि का जो ढांचा है उसमें सुधार हुआ है। प्रौद्योगिकी परिवर्तन, बाजार सुविधा, क्रेडिट का विस्तार आदि के कारण आधुनिक निवेशों में वृद्धि हुई है। उसके बाद है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और नीली क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न यानी कि खाने पीने की चीज़ें, दुग्ध, तिलहन और मछली तथा मत्स्य उत्पादों में वृद्धि हुई है। उसके बाद सतत विकास क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना और भावी, यहाँ पर आएगा भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रयोग करना सतत विकास कहलाता है। यानी कि संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना कि जो भावी पीढ़ी है वो भी उसे यूज कर सके, उसको सतत विकास कहते हैं। यानी कि जो इस समय जो जनरेशन है वो भी यूज कर सके और आने वाली जनरेशनों के लिए भी संसाधन बचे रहें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, विश्व व्यापार संगठन के 2 प्रमुख कार्य लिखें। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी एग्ज़ाम से पहले ज़रूर तैयारी करें। पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित कर उसे लागू करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरूकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर देखें, उपभोक्ता का अपने लाभ तथा हानि के प्रति जागरूक रहना उपभोक्ता जागरूकता कहलाता है। उपभोक्ता को दुकानदारों, वितरकों तथा उत्पादों से बचने के लिए उसका जागरूक होना आवश्यक है। जागरूक होने पर उपभोक्ता ठगा नहीं जाएगा, यानी कि जो उपभोक्ता जागरूक होगा उसे कोई ठग नहीं पाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला है धात्विक खनिज, जिन खनिजों से धातुएं प्राप्त होती है वे धात्विक खनिज कहलाते हैं। इन्हें प्रयोग, ये पहले भी हो चुका है क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, वस्तु विनिमय, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, ऐसी व्यवस्था जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता हो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जैन परंपरा में दिगंबर व श्वेतांबर क्या है। आंसर देखें, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन परंपरा 2 भागों में बट गई, दिगंबर व श्वेतांबर। दिगंबर 10 दिशाओं को वस्त्र मानते हैं, जबकि श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खनिज क्या है। आंसर देखिए, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। ये चट्टानों तथा अयस्कों में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भौमजल या भूमि जल किसे कहते हैं। आंसर देखें, धरातल पर बहने वाले जल का वह भाग जो रिस रिस कर भूमि के अंदर चला जाता है वह भौमजल या भूमिगत जल कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है। आंसर देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ज़रूरतमंद लोगों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना तथा श्रमिकों का पलायन रोकना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रति भूमि से क्या अभिप्राय है। वह भूमि जिसमें लगातार फसल नहीं बोई जाती बल्कि उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी जाती है उसे प्रतिभूमि कहते हैं। यानी कि ऐसी भूमि जिस पर लगातार फसल नहीं बोई जा सकती और उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए उस ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसके ऊपर कोई फसल नहीं उगाई जाती, ऐसी भूमि को जो है प्रतिभूमि कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आरक्षित वन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। वह वन क्षेत्र जिसमें पशु
चलाना नहीं, यहाँ पर आएगा पशु चराना। वह लकड़ी काटना प्रतिबंधित होता है। प्रतिबंधित का मतलब जहाँ पर मनाही होती है पशुओं को चराने की, यानी कि ऐसा वन क्षेत्र, जंगल का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पशुओं को चराना, लकड़ी काटना प्रतिबंधित है यानी कि मनाही है, उसे आरक्षित वन कहते हैं। साम्राज्यवाद का अर्थ बताइए। आंसर देखिए, जब कोई शक्तिशाली देश किसी दुर्बल देश पर बलपूर्वक यानी कि शक्ति के साथ अपना अधिकार स्थापित करता है, उसका राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सांस्कृतिक शोषण करता है, तब उस शक्तिशाली देश की इच्छा को या और प्रवृत्ति को साम्राज्यवाद कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण थे। आंसर देखिए, श्रीलंका के 1948 में स्वतंत्र होने के बाद से ही सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। सरकार ने 1956 में कानून बनाकर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया था। विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति चलाई गई। इन सभी फैसलों से तमिलों की नाराजगी बढ़ी गई, यानी कि जो तमिल लोग थे, तमिल भाषा बोलने वाले जो लोग थे, उनकी नाराज़गी बढ़ गई और अंततः श्रीलंका के अंदर जो है गृह युद्ध आरंभ हुआ। यहाँ पर 2 और 3 नंबर वाले दोनों ही क्वेश्चन हैं। उसके बाद मैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद है, अदृश्य बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। जब किसी कार्य में लगे लोगों की संख्या आवश्यकता से ज़्यादा होती है तथा उनमें से कुछ लोगों को काम से हटा दिया जाए तो भी उत्पादन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वे अतिरिक्त व्यक्ति काम में लगे हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन उत्पादकता में उनका कोई योगदान नहीं होता। इस प्रकार की बेरोजगारी जो है अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है, यानी कि ऐसा काम जो लोग 4 लोग भी जो हैं उस काम को कर सकते हैं, लेकिन उसी काम को करने में अगर 6 लोग लगे हुए हैं तो इसका मतलब है 2 लोग ऐसे हैं जिनका जो है उत्पादकता में कोई रोल नहीं है। वो जो है एक तरह से अदृश्य बेरोजगारी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, आधारभूत उद्योग क्या है। उदाहरण देकर बताइए। वह उद्योग जिनके उत्पाद दूसरे उद्योगों के लिए उत्पादन का आधार तैयार करते हैं, ऐसे उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1992 में किए गए संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था। आंसर देखें। पंचायत संस्थाओं को मजबूत बनाने और उन्हें संवैधानिक दर्जा दिलाने के उद्देश्य से 73वां संविधान संशोधन 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव से लागू हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पारसी धर्म व यहूदी धर्म के संस्थापकों के नाम बताइए। तो पहला है, पारसी धर्म के संस्थापक ईरानी शासक जरथुस्त्र थे और यहूदी धर्म का आरंभ पैगंबर हज़रत इब्राहिम द्वारा माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। आंसर देखें। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सदस्यों की लगभग 14% है, 14% के आसपास पहुंच गई है। राज्यों की विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत का स्थान दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से पीछे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं। आंसर देखें। देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात यानी कि पता की जाती है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो है इसको औसत आय भी कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किन्हीं 2 उद्यमों के नाम बताइए, इनका नियंत्रण किसके पास है। आंसर देखें। भारतीय रेल और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BHEL का नियंत्रण सरकार के पास रहता है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद में किसका संकलन है। आंसर देखें। अथर्ववेद जन सामान्य से जुड़ी समस्याओं के समाधान तथा जीवन और समाज के नियमों का संकलन है। इसमें 5,987 मंत्र हैं। यह वेद ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देता है तथा मोक्ष के उपाय भी बताता है। इसमें गणित विज्ञान, आयुर्वेद, समाज शास्त्र, कृषि विज्ञान, चिकित्सा विधि तथा रोगों से संबंधित ज्ञान भी संकलित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मध्यकाल के भारतीय समाज में जमींदारों पर संक्षिप्त नोट लिखिए। आंसर देखिए। मध्यकाल में जमींदार स्थानीय शासक वर्ग था जिसे परंपरागत रूप से शासन करने के अधिकार प्राप्त थे। उसके बाद दूसरा है जिस क्षेत्र पर जमींदारों का अधिकार मान्य होता था वह उनकी जमींदारी कहलाती थी और जमींदारों के रूप में वे उन्हें क्षेत्र में रहने वाली जनता पर शासकीय अधिकार प्राप्त होता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों है। आंसर देखें। भारत अपने भौगोलिक आकार में बहुत बड़ा तथा विविधताओं वाला देश है। यहाँ की जनसंख्या की सामाजिक संरचना काफ़ी जटिल है। अतः 2 या 3 पार्टियाँ इतने बड़े देश की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में सक्षम नहीं है। इसलिए भारत के अंदर जो है बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रोम को 7 पहाड़ियों का नगर क्यों कहा जाता है। आंसर देखें। लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में रोम एक छोटा सा गांव था जो मध्य इटली में टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था। इसलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्र के लोगों की आर्थिक गतिविधियां कौन सी थी। आंसर देखें। कृषि। मिस्र के लोग गेहूं, जौ, कपास, अंगूर, अंजीर तथा खजूर आदि उगाते थे। फराव सिंचाई का समुचित प्रबंध करते थे। उसके बाद पशुपालन। मिस्र के लोग गाय, भेड़, गधा, बछड़ा, बंदर और मुर्गी पालते थे। व्यापार और वाणिज्य। मिस्र में आंतरिक व्यापार नील नदी के द्वारा होता था। मिस्र भारत और अरब से मसाले, रंग, तेल, पाउडर और चंदन मंगवाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है। आंसर देखें। फारस की खाड़ी में स्थित आधुनिक इराक को प्राचीन काल में मेसोपोटामिया कहते थे। यह यूनानी भाषा का शब्द है जो मेसो और पोटम शब्द से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ है मध्य का अर्थ जो है मध्य होता है तथा पोटम का अर्थ नदी होता है। इस प्रकार मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ है 2 नदियों के बीच वाले भाग को कहते हैं। ये 2 नदियाँ दजला और फरात है। अगला क्वेश्चन है एथनिक या जातीय से आपका क्या अभिप्राय है। आंसर देखें। ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग अलग मानता है यानी कि साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनका उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। इसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन यूरोप में नाइट कौन होते थे। आंसर देखें। मध्यकालीन यूरोप में नाइट एक उपाधि थी जो घुड़सवार योद्धा प्राप्त करते थे यानी कि घुड़सवार योद्धा को नाइट कहा जाता था। यह उपाधि वीरता व अत्याचारों से रक्षा का प्रतीक थी। जो किसी नाइट से ही उसका शिष्य बनकर सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत यानी कि बाद में दी जाती थी। उसके बाद यहाँ से जो है ये सभी क्वेश्चन जो है 3 नंबर वाले क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है लैंग्वेज इजी और आसान है जिससे कि आप अपने क्वेश्चनों को जो आसानी से याद कर सके। अगर सभी क्वेश्चन को पढ़ा जाता है तो समय जो है बहुत ज़्यादा लग जाएगा यानी कि वीडियो जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार करें यानी कि इनको ज़रूर रिवाइज करें। अगर किसी छात्र ने
तैयारी नहीं की है तो वो इस वीडियो से 2, 3 और 5 नंबर वाले जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन दिखाए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करते हैं तो शुरुआत में भी मैंने तेज़ तेज़ यानी कि जल्दी जल्दी पढ़ाया था, क्योंकि जो है समय की कमी के कारण सारे क्वेश्चन जो है संक्षिप्त में बताए गए हैं। यहाँ पर आप ये नोटिस करें कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से जो है बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन आएंगे। इस वीडियो से आपके सोशल साइंस के सभी 2, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन, क्विक रिवीजन हो जाएगा। वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चनों को पढ़ें। जो आपकी सामाजिक विज्ञान की 4 किताबें हैं, चारों किताबों के मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। और इससे पहले 1 नंबर वाले क्वेश्चनों की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 26, उसके बाद है 27, उसके बाद यहाँ से जो है 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। तो ये है 5 नंबर में पहला क्वेश्चन। उसके बाद 5 नंबर में ये दूसरा क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। चारों किताबों से हैं ये क्वेश्चन। इस एक सिंगल वीडियो से आपके सामाजिक विज्ञान की चारों किताबों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, एग्ज़ाम से पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ के जाएं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11,
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, तो ये थे आपके सभी सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस के 2, 3 और 5 नंबर वाले